वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज आपके फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं डीएलएड वालों के। तो देखिए, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट। जो पहला क्वेश्चन है वो आपका है पीटीए यानी कि अभिभावक शिक्षक संघ अथवा एमटीए मार्च शिक्षक संघ की बैठक कब सुनिश्चित की गई है? तो ये प्रत्येक माह के किसी शनिवार या रविवार को की गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं, पीटीए अथवा एमटीए के सदस्यों का वर्गीकरण कीजिए। अध्यक्ष अभिभावकों में से उपाध्यक्ष प्रधान अध्यापक या प्रधान अध्यापिका मंत्री शिक्षक सदस्य। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विद्यालय श्रेणीकरण क्या है? तो जिस प्रकार बच्चों के शैक्षिक मूल्यांकन के बाद उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है, उसी प्रकार विद्यालयों में बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति स्तर के मापन के आधार पर विद्यालय श्रेणीकरण की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, विद्यालय श्रेणीकरण की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। तो देखिए, यहाँ पर है, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विद्यालय में बच्चों का नामांकन तथा ठहराव बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं। विद्यालय अपनी गुणवत्ता में लगातार संवर्धन करे इसके लिए विद्यालय से संबंधित सभी क्षेत्र एवं कार्य का अनुश्रवण कर श्रेणीकरण की व्यवस्था की गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1995 में की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 41 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चलो स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था? तो ये 2004 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्व शिक्षा अभियान का गठन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 2001 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, एनसीईआरटी की किन्हीं 4 इकाइयों का नाम बताइए। तो एनसीईआरटी की जो 4 इकाई हैं वो है आपका पहला राज्य शिक्षा संस्थान, दूसरा है आपका राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, तीसरा है राज्य हिंदी संस्थान और चौथा है आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, किन्हीं 5 विद्यालय अभिलेखों का नाम बताइए। तो विद्यालय अभिलेख है, पहला है अध्यापक उपस्थिति पंजिका, दूसरा है छात्र उपस्थिति पंजिका और तीसरा है पत्र व्यवहार पंजिका, चौथा है आपका छात्रवृत्ति वितरण पंजिका और फिफ्थ है आपका ग्राम शिक्षा समिति बैठक पंजिका। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर, छात्रों से संबंधित विद्यालय अभिलेखों का नाम बताइए। तो विद्यालयों के अभिलेखों के नाम होते हैं एमडीएम पंजिका, छात्र उपस्थिति पंजिका, यूनिफॉर्म वितरण, छात्रवृत्ति वितरण पंजिका और फिफ्थ आपका निःशुल्क पुस्तक वितरण पंजिका। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, विद्यालय प्रबंधन से संबंधित किन्हीं 3 समितियों के नाम बताइए। तो पहला है ग्राम शिक्षा समिति, दूसरा है शिक्षक अभिभावक संघ, तीसरा है मार्च शिक्षक संघ। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, विद्यालय विकास अनुदान के लिए कितनी धनराशि वार्षिक देय है? तो देखिए, प्राथमिक विद्यालय के लिए 5,000 रुपये वार्षिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 7,000 रुपये वार्षिक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, विद्यालय रखरखाव के लिए कितनी धनराशि देय है? तो यह 7500 रुपये वार्षिक। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए कितनी धनराशि देय है? तो 400 रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए प्रत्येक बच्चे को एक जोड़ी गणवेश दिया जाता है, यानी कि 400 रुपये प्रति छात्र है और निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाती है बच्चों को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, टीएलएम के लिए प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक शिक्षिका को कितनी धनराशि दी जाती है? तो ये दी जाती है टीएलएम के लिए 500 रुपये। अगला प्रश्न है आपका 17, अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चों के छात्रवृत्ति के रूप में कितनी धनराशि दी जाती है? तो देखिए, जो एक कक्षा 1 से 5 तक है उनको 300 रुपये वार्षिक दिया जाता है और कक्षा 6 से 8 तक 480 रुपये वार्षिक दिया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विद्यालय प्रबंध समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं हमारे 15। क्वेश्चन नंबर 19, विद्यालय प्रबंध समिति में कुल कितने अभिभावक सदस्य होते हैं? तो विद्यालय प्रबंध समिति में कुल 11 अभिभावक सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विद्यालय प्रबंध समिति में कुल सदस्य 15 होते हैं, जिसमें 11 अभिभावक सदस्य हैं और शेष 4 सदस्य कौन है फिर? तो वे हैं आपके, पहला है विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापिका पदेन सचिव, अगला है आपका लेखपाल, तीसरा है आपका मिडवाइफ, फोर्थ है आपका प्रधान द्वारा नामित सदस्य। मिडवाइफ कहते हैं एएनएम को। अगले प्रश्न पर आता है 21 पर, विद्यालय प्रबंध समिति में कितने प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए? तो 50% महिलाएं होनी चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं 22 पर, विद्यालय प्रबंध समिति में अभिभावक सदस्यों का आरक्षण बताइए। तो विद्यालय प्रबंध समिति में 50% महिलाएं होनी चाहिए। एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बालक के माता पिता अभिभावक सदस्य होंगे। अगले प्रश्न पर आता है क्वेश्चन नंबर 23, विद्यालय प्रबंध समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 2 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम कब हुआ? तो ये आरटीई जो आपका
राइट टू एजुकेशन, तो ये 2009 में हुआ था, स्टार्ट पारित हुआ था। आरटीई 2009 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम उत्तर प्रदेश में कब से लागू हुआ? उत्तर प्रदेश में जुलाई 2011 से लागू हुआ। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत के किस राज्य में आरटीई 2009 लागू नहीं है? तो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, लेकिन अब वहाँ पर भी लागू है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये पुराना क्वेश्चन हो सकता है, इस वजह से ये जम्मू कश्मीर दिया हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत में आरटीई कब से लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से। क्वेश्चन नंबर 28, आरटीई 2009 के अनुसार एक शैक्षिक सत्र में कितने कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं? तो देखिए, प्राथमिक विद्यालय तो 200 कार्य दिवस होने चाहिए और उच्च प्राथमिक विद्यालय तो 220 कार्य दिवस होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं, आरटीई 2009 के अनुसार एक शैक्षिक सत्र में कुल कितने घंटे शिक्षकों को पढ़ाई सुनिश्चित कराना है? तो प्राथमिक विद्यालय हेतु 800 घंटे, उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 1000 घंटे। अगले प्रश्न पर आते हैं, विद्यालय प्रबंध समिति का कार्य दायित्व बताना है आपको। तो देखिए, आरटीई 2009 के अनुसार कानून के आसपास के लोगों को बताते हैं, 6 से 14 वर्ष वर्ग के बच्चों के नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित कराना, सभी अध्यापक और छात्र विद्यालय में परिसर में समय पर नियमित रूप से आए, यह सुनिश्चित करना, और उपस्थिति और सीखने की प्रगति के बारे में शिक्षक एवं छात्रों को बताना, 3 साल के लिए विद्यालय विकास की योजना बनाना, विकलांग बच्चों का नामांकन करना, ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, और 8वां हो जाएगा विद्यालयों में निर्माण संबंधी रख रखाव संबंधी कार्यों तथा यूनिफॉर्म वितरण का संपादन करना। क्वेश्चन नंबर 31, प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? नाम बताइए। तो पहला है प्रजातांत्रिक प्रबंध, दूसरा है आंकड़ों का वैज्ञानिक संग्रहण, और तीसरा है लक्ष्य निर्धारण तथा योजना, और चौथा है आपका आवधिक निरीक्षण। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, प्रजातांत्रिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, प्रजातांत्रिक प्रबंधन प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रजातांत्रिक प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित सभी मानवीय संसाधनों को कुशलतापूर्वक उनके कार्य दायित्व को बताते हुए विद्यालय के संचालन को सुनिश्चित करना आता है। विद्यालय के प्रधान अध्यापक को चाहिए कि वे अभिभावकों को विद्यालय से जोड़े रखें तथा समय समय पर पीटीए एवं एमटीए की मीटिंग कराते रहें, जिससे विद्यालय का संचालन कुशलतापूर्वक होता रहे। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पर, विद्यालय विकास योजना क्या है? तो बताना है हमें। विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा अपने विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए 3 वर्षों के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे ही विद्यालय विकास योजना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो अभिभावक सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, मानवीय प्रबंधन के कितने घटक है? तो 3 घटक है, शिक्षक, बच्चे और समुदाय। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रबंधन क्या है? तो प्रबंधन है विभिन्न लोगों के सहयोग से प्राप्त संसाधनों की मदद से नियमों का पालन करते हुए लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट कहलाती है आपकी। प्रबंधन या डेफिनेशन एक दे सकते हो अथवा करके। प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो व्यवस्थापक द्वारा संपादित की जाती है, यह किसी भी कार्य के संपादन का प्रथम तथा महत्वपूर्ण चरण है। आप कोई भी काम करने जाते हो, उसके आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है उसका मैनेजमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कितने संसाधनों का समन्वयन होता है? तो ये होता है 3, पहला भौतिक संसाधन, दूसरा मानवीय संसाधन, तीसरा वित्तीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं, प्राथमिक विद्यालय में टीएलएम हेतु कितनी धनराशि अध्यापकों को दी जाती है? तो 500 रुपये दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं अथवा विद्यालय प्रबंधन क्या है? तो ये देखिए, यहाँ पे आंसर होगा आपका, विद्यालय प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीमित समय में कम खर्च में तथा सीमित संसाधनों द्वारा अधिकतम निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं, मानवीय प्रबंधन क्या है? मानवीय प्रबंधन के 3 प्रमुख घटक है, बच्चे, शिक्षक तथा समुदाय। मानवीय प्रबंधन वह प्रयास है जिसके अंतर्गत सभी घटक मिलकर एक संस्था में कार्य करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 41 पर, मानवीय प्रबंधन के उद्देश्य बताइए। तो मानवीय प्रबंधन के उद्देश्य हैं, मानवीय प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि करना है। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिताएं आयोजित करना, जागरूकता रैली तथा नाटक आदि क्रियाकलापों का आयोजन करना भी मानवीय प्रबंधन के उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 42 पर आ जाते हैं, मानवीय प्रबंधन में किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? तो जब हम मानवीय प्रबंधन कर रहे हो तो हमें ध्यान रखना चाहिए, अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए। अगला पॉइंट है आपके, अपनी बात रखनी चाहिए, और तीसरा शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं, प्रभावी शिक्षक के कौन कौन से गुण होते हैं? तो प्रभावी शिक्षक के क्या क्या गुण हो सकते हैं? विषय का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए,
कार्य के प्रति समर्पण होना चाहिए, अध्ययन की प्रवृत्ति एवं जिज्ञासा होना चाहिए, छात्रों के प्रति प्रेम, स्नेह एवं सहानुभूति होनी चाहिए उनके अंदर, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में कुशल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 पर आ जाते हैं। पीटीएम और एमटीए का पूरा नाम हिंदी में बताना है आपको। तो पीटीए का मतलब है पेरेंट टीचर एसोसिएशन, यानी कि अभिभावक शिक्षक संघ। एमटीए का है मदर टीचर एसोसिएशन, मातृ शिक्षक संघ। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। बीआरसी का पूरा नाम। तो बीआरसी का पूरा नाम है ब्लॉक संसाधन केंद्र। अगले प्रश्न पर आते हैं। डाइट का पूरा नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डाइट का पूरा नाम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है। क्वेश्चन नंबर 47। एनपीआरसी का पूरा नाम न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं। उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका इलाहाबाद में है। अगला है SCERT का पूरा नाम बताइए। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं। NCERT का पूरा नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। अगले प्रश्न पर आते हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1981 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो 1961 में हुआ था। अगला प्रश्न आता है 53। NCERT कहाँ स्थित है? तो NCERT लखनऊ में स्थित है। अगला है NCTE का पूरा नाम। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर 55। सीमेट का पूरा नाम क्या है? तो सीमेट का पूरा नाम है राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। अगले प्रश्न पर आते हैं। सीमेट का गठन कब हुआ था? सीमेट का गठन 1995 में, यानी कि 1995 में हुआ। अगला प्रश्न। राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान का स्थित है? तो इलाहाबाद में है। एनपीआरसी के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो संकुल प्रभारी कहते हैं। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? प्रधान अध्यापक। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। अगले प्रश्न पर आते हैं। राज्य विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में। ओंगल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। और 65 क्वेश्चन है। मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 66 है। राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। अगले प्रश्न पर आते हैं। राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है। सीमेट कहाँ है? आपका इलाहाबाद में है। शैक्षिक भ्रमण का क्या महत्व है बताना है आपको। भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभवों से दूर हो जाती है। विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि में भ्रमण अत्यंत आवश्यक है। अगला प्रश्न है। खेलकूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है? तो शारीरिक विकास होता है, उनका मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, चारित्रिक होता है और राष्ट्रीयता आदि का विकास होता है। अगला प्रश्न है। शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखे। तो शिक्षकों को उपस्थिति रजिस्टर, वेतन रजिस्टर, मिड डे मील रजिस्टर, पत्र व्यवहार रजिस्टर, सेवा पुस्तिका दी जाती है। अगले प्रश्न बात है। 72 पर वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं? तो शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर, रख रखाव रजिस्टर, कैश बुक, मिड डे मील रजिस्टर। अगला प्रश्न है। बीआरसी तथा एनपीआरसी में क्या अंतर है? तो बीआरसी ब्लॉक स्तर पर एवं एनपीआरसी न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियां करते हैं। अगला प्रश्न है। सार्वभौमिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सार्वभौमिकरण से आशय 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन नंबर 75। उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। अगला प्रश्न आता है 76। प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? तो हमें सबसे ज़्यादा, जब हमने बीकॉम किया था या एमकॉम किया उस टाइम हमें सबसे ज़्यादा यही चीज़ पढ़ाई गई, क्योंकि हमारा तो कॉमर्स टोटली मैनेजमेंट पे निर्भर करता है। तो हमें तो ये रटे हुए चीज़ें थी। नियोजन, आपका प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, निर्देशन, डायरेक्शन, मूल्यांकन, एवेल्यूएशन करना, कंट्रोलिंग होना और सामंजस्य आदि। तो ये सब प्रबंध की एक प्रक्रिया का अंग होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं? तो मुख्य अध्यापक का कमरा, विद्यालय कार्यालय कक्षाएं, स्टाफ रूम, ड्राइंग रूम, विज्ञान कक्ष, भूगोल कक्ष, शौचालय, खेल का मैदान, छात्रावास, पुस्तकालय आदि। अगले प्रश्न पर आते हैं। मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। तो बालक, शिक्षा और समुदाय। अगला प्रश्न है। लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? सीखने का वह कोना जहाँ बैठकर बालक विभिन्न शैक्षिक गतिविधियां करता है, उसे क्या कहते हैं? लर्निंग कॉर्नर। क्वेश्चन नंबर 80 है। कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या का नाम बताइए। तो ये है संख्या का नाम बताना। रेनबो, कलरव, गिनतारा। अगले प्रश्न पर आते हैं। पाठ्य पुस्तकों में के विकास के में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है? तो विषय सामग्री छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल चित्र एवं उदाहरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82 आता है। सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन सी समय सारणी बनाई जाती है? तो कक्षा अनुसार और अध्यापक अनुसार। अगला प्रश्न है। बच्चों से
प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए। बालक को आत्म प्रेरित कार्य हेतु प्रोत्साहित करना, बालकों में सृजनात्मकता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 84, समय सारणी क्यों बनाई जाती है? टाइम टेबल हम क्यों बनाते हैं? टाइम टेबल में स्कूल के काम, स्कूल में जो है काम के घंटे होते हैं, अवकाश का समय होता है, विद्यालय विषय होते हैं और शिक्षक तथा उनके नाम शिक्षकों के मध्य कार्य वितरण होता है। विद्यालय परिसर में कक्षाओं की संख्या आदि का पता चल जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। पर्यवेक्षण का अर्थ बताइए। पर्यवेक्षण शब्द को अंग्रेजी में सुपरविजन कहा जाता है, जिसका अर्थ है उच्च दृष्टि, यानी कि सुपर प्लस विजन, जो विद्वान विकास को गति प्रदान कर सके। उसके कार्यक्रम विद्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए, जिसमें विद्यालय संगठन के समस्त घटकों को समुचित विकास हो सके। पर्यवेक्षक का कार्य उन विद्यालयों को मार्गदर्शन करना है और विद्यालय समस्याओं में समाधान सहायता प्रदान करना भी है, जिसके पर्यवेक्षण की उन पर जिम्मेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 86, समेकित शिक्षा किसे कहते हैं? ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशुल्क बालक बालिकाओं की शिक्षा सामान्य बच्चों की भांति पूर्ण की जाए, उसे समेकित शिक्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 पर डाइट मेंटर कौन होता है? तो डाइट मेंटर के कौन होते हैं ये भी बताना। या क्वेश्चन आ सकता है आपका, डाइट मेंटर का 2 कार्य। तो कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी निम्नलिखित कठिनाइयों का निस्तारण करते हैं। पहला है विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन तथा उनका विश्लेषण करते हैं, तत्पश्चात इनके समाधान के लिए उपाय करते हैं। दूसरा है खेल गतिविधियां तथा शिक्षण सामग्री के प्रयोग सुनिश्चित करते हैं। तीसरा है स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री तथा अपने निकट की सामग्री का प्रयोग करते हैं तथा आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हैं। फोर्थ है आपका पॉइंट, समुदाय को विद्यालय के प्रति आकर्षित करते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है बालिका शिक्षा के लिए समुदाय में चेतना जगाते हैं। अगला क्वेश्चन है 88, एनपीआरसी के 3 प्रमुख कार्य बताने हैं। तो आपके एनपीआरसी के 3 प्रमुख कार्य हैं। पहला है न्याय पंचायत के सभी स्कूलों में कम से कम 2 बार प्रभावी अध्यापक द्वारा पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया जाएगा। दूसरा है ये केंद्र पंचायत स्तर पर शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कार्यानुभव गतिविधियों का केंद्र होगा। अगला पॉइंट है यह शिक्षकों के लिए कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का आयोजन स्थल होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, खेलकूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो खेलकूद के प्रमुख सिद्धांत है प्रत्येक छात्र को खेलकूद का अवसर देना चाहिए। अगला है खेलकूद पर ही कुछ छात्रों का एकाधिकार न होने देना। तीसरा है प्रत्येक खेल के नियमों का पालन करना। फोर्थ है कक्षावार छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन करना। खेलकूद के आयोजन में मौसम का ध्यान रखना। अगले प्रश्न पर आते हैं, लोच का सिद्धांत क्या है? लॉज क्या है? प्रबंधन एक साधन है, न कि साध्य है। इस साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। पाठ्यक्रम, अध्ययन विधि, समय सारणी वास्तव में विद्यालय प्रबंध का प्रत्येक पक्ष इस साध्य के लिए लगा है। अतः यह उचित है कि प्रबंध को लचीला रखा जाए, यही लोच का सिद्धांत है। अगला पॉइंट क्वेश्चन है आपका 91, प्रबंधन से आपका क्या आशय है? तो किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की क्रिया ही प्रबंधन कहलाती है। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, बालक के अधिगम हेतु फर्नीचर उपकरणों के भूमिका के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों का भी विशेष महत्व होता है। जो इस प्रकार श्यामपट्ट होना चाहिए, यानी कि ब्लैक बोर्ड, चार्ट, मॉडल, मानचित्र तथा आकृतियाँ, ग्राफ, विज्ञान शिक्षण सामग्री आदि। तो गाइस, कैसे लगा आपको ये वीडियो? तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। और आपके कितने एग्जाम में आज क्वेश्चन आए तो मुझे वो भी बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।